हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातील 21वी कहाणी मौका परस्त मजदूर नेताओं से भगवान बचाए. तुम्ही जर माझे मागील व्हिडिओ बघितले नसतील त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. मेरा नाम श्रीकांत है. मेरे 3 बच्चे, 2 पुत्री और 1 पुत्र है. 52 वर्ष की उम्र में जिंदगी के नए सिरे से शुरुआत कर रहा हूँ. 9 वर्षों तक जेल में रहने के बाद जब मैं छूटा तो लगा मानो मेरा नया जन्म हुआ हो. जालिम जमाने ने मेरे तथा परिवार के ऊपर बड़े जुल्म ढाए. मूलतः मैं बिहार का रहने वाला हूँ. मेरा जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ. मेरे पिताजी घर में एकमात्र कमाऊ सदस्य थे. वह खेती करते थे. किसी तरह उन्होंने हमारी 6 बहनों का विवाह कर दिया. चूंकि हम अपनी सारी जमीन बेच चुके थे, अंततः हमारे परिवार के सामने भूखमारी की हालत पैदा हो गई थी. बिहार में किसी लड़की की शादी करना बड़ा महंगा पड़ता है. हमारे परिवार को इसका बड़ा कटु अनुभव है. अपने परिवार का सबसे छोटा बच्चा होने के कारण मैं बहुत दुलारा था, इसलिए अपनी मर्जी से ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी. बचपन और किशोरावस्था मैंने अपने खेतों में घूमकर बिताए, परंतु अब खेत भी हमारे नहीं रहे. जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला. मैंने एक दुकान पर काम करना शुरू कर दिया. मेरे 5 अन्य साथियों ने मिलकर एक कमरा किराए पर ले लिया. हालांकि हमारी आमदनी अधिक नहीं थी, फिर भी कुछ पैसे बचाकर मैं नियमित अपने माता पिता के पास भेजता रहा. कुछ दिनों के बाद तरक्की के आसार देखकर मैंने अपना काम बदल दिया. मेरी अगली नौकरी भी दुकान पर ही लगी, परंतु वह वेतन अच्छा था. अब मैं अपने माता पिता के साथ साथ कभी कभार अपने बड़े भाइयों के लिए भी कुछ चीजें भेज देता. कुछ वर्षों बाद मुझे दिल्ली के एक बड़े और नामी औद्योगिक संस्थान में काम करने का प्रस्ताव मिला. उस संस्थान में एक ठेकेदार के माध्यम से नौकरी मिलती थी, क्योंकि उसकी फैक्ट्री के प्रबंधन के साथ अनुबंध था. कहने को तो हम एक बड़े औद्योगिक घराने में काम कर रहे थे, लेकिन हमारा नाम ठेकेदार के रजिस्टर में दर्ज था. वेतन हमें ठेकेदार से ही मिलता था. चूंकि आमदनी अच्छी थी, इसलिए मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया. तनख्वाह फैक्ट्री से मिलती है या ठेकेदार से, मैंने खूब मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया. हम सभी मजदूरों का एक ही सपना था कि हम किसी तरह कंपनी के नियमित कर्मचारी में शामिल हो जाए तथा हमें भी वेतन के साथ साथ अन्य भत्ते एवं सुविधाएं मिलने लगे. कर्मचारियों ने अपने मुखिया को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत की. इसके बावजूद हमारे पक्का होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आए. अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार मैंने अपने गांव के पास ही एक लड़की से विवाह की हामी भर दी. मेरी यूनिट में एक नई घटना हो गई. वहां कर्मचारी यूनियन बनाई जा रही थी. मैंने देखा कि जिन मजदूरों को सिर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी, अब वह लंच मीटिंग आयोजित कर रहे थे, अपनी मांगों पर चर्चा कर रहे थे. उन्होंने मुझे छुट्टे के बाद भी बैठकें शुरू कर दी. मैंने देखा कि हमारे गुट के नेताओं से कुछ बाहरी लोग भी मिलने आने लगे, मगर हम उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था. जब हमने उनकी पहचान के बारे में पूछा तो हमसे कहा गया कि वो हमारे मित्र है और हमारी सहायता के लिए यहाँ आए हैं. मुझे पता चला कि वे दूसरे संस्थानों के ट्रेड यूनियन के नेता थे. एक अभियान चलाकर उन्होंने सदस्य बनाना शुरू कर दिया. पहले तो मैं उदासीन रहा, परंतु बाद में साथियों के दबाव में आकर मैंने भी सदस्यता ले ली. अंजाम जाने बगैर ही मैंने मजदूर आंदोलन में सक्रिय रुचि लेना शुरू कर दिया. मैंने छुट्टी के बाद अपने मजदूर साथियों से कर्मचारियों के हितों की बाबत चर्चाएं आरंभ कर दी. हमने एक निश्चित अवधि तक नियमित काम कर चुके कर्मचारियों को कोई स्थान किए जाने तथा अन्य लाभों की भी मांग उठाई. हमारी मांगे प्रबंधकों ने ठुकरा दी. हम बड़े मायूस हुए. हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि आगे क्या करना है. हमारे तथाकथित मित्र एक बार फिर परिदृश्य में आए और हमें अड़िग रहने की सलाह देने लगे. उन्होंने हमें फैक्ट्री में हड़ताल करने की सलाह दी. मुझे यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन दबाव के आगे हम राजी हो गए. फैक्ट्री के पर्सनल मैनेजर ने हमें
स्ट्राइक के खिलाफ चेतावनी दी, परंतु हम अड़े रहे। उसने हमें समझाने की कोशिश की कि हमारी मांगे अनुचित है, लेकिन हमने जवाब दिया, अब वक्त बदल गया है। हड़ताल का बड़ा विनाशकारी परिणाम रहा। सारा दिन मशीनों की खरचूर और मजदूरों की हंसी ठट्ठे से बेरौनक रहने वाली फैक्ट्री अब वीरानी छा गई थी। इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन अब मैं नेता बन चुका था। इसके बाद वार्ताओं के कई दौर चले, लेकिन हम अपनी मांगों के प्रति अडिग थे। मुझे बाद में एहसास हुआ कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। प्रबंधकों ने हमारा ठेका रद्द कर दिया और हमें फैक्ट्री की यूनिट से बाहर कर दिया गया। फैक्ट्री में नए कर्मचारी की भर्ती करके यूनिट को दोबारा चालू कर दिया गया। इस घटना से हम हतप्रभ हो गए। मालिकों ने गेट पर एक अदालती आदेश चिपका दिया, जिसके अनुसार हमें संस्थान से निश्चित दूरी पर रहना था। इस आशा में कि मैनेजमेंट पसीजेगा, हमने अपने शिविर लगा दिया, परंतु कुछ नहीं हुआ। कंपनी के नए मजदूर तथा मैनेजमेंट के साथ कभी कभार हमारी झड़पें और कहासुनी हो जाती, लेकिन एक दिन जब हम फैक्ट्री के बाहर नारा लगा रहे थे, स्थानीय पुलिस हमें धकेल कर थाने ले गई। मैंने देखा कि उस दिन हमारे मित्र नदारद थे। हम लोग यह जानकर हैरान थे कि फैक्ट्री के पास किसी एक मजदूर पर तेजाब डालकर मार दिया गया था। दिन दहाड़े हुई इस हत्या का आरोप मुझ पर समेत 7 बड़े नेताओं पर लग गया। बाकी लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। हमारे निर्दोष होने की सारी दलालें पुलिस के बहरे कानून से टकरा कर लौट आई। पुलिस ने हमें लोगों से एक साझे कागज पर दस्तखत करवा लिए। अंततः हम पर हत्या का अभियोग लगाकर जेल भेज दिया गया। जेल के एकांत वातावरण में मैंने महसूस किया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने जेल कर्मियों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी तथा बच्चों को अत्यंत दीनावस्था में गांव के पास वापस जाना पड़ा। जेल के अंदर मैं महानिरीक्षक से मिला। उन्होंने मेरी कड़ी मेहनत की तारीफ भी की। उन्होंने रिहाई के बाद मिलने के लिए भी कहा। जेल से छूटने के बाद मैं उनसे मिला। उन्होंने इंडिया विजन फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से मेरा पुनर्वास कराया। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? बड़े शहरों में मजदूर वर्ग सर्वाधिक आक्रमणीय है। प्रबंधन और ट्रेड यूनियन दोनों ही उसे निशाना बनाते हैं। व्यक्ति अलग थलग पड़ जाने के डर से यूनियन में शामिल होता है। पुलिस ईमानदार और पक्षपातहीन भूमिका नहीं निभाती, खासतौर से तब जबकि वह गरीबों और कम पढ़े लिखे लोगों का मामला देखती रहती है। लंबी और संवेदनहीन अदालती कार्रवाई बचाव के लिए संघर्षरत परिवारों के खून की एक एक बूंद से चूस देती है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है?